अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बेसिकली चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाइन्थ केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह हमने जो है ना वो 3 चैप्टर जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से किए हैं और इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है इंशाल्लाह वो भी अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक हो गया। तो ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछले चैप्टर के अंदर आप लोगों ने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट पढ़ी है, ठीक है ना। एलिमेंट्स के एटम्स की अरेंजमेंट पढ़ी है और आप लोगों ने देखा है कि एटम्स को हमने किस तरह जो है ना या साइंटिस्ट ने किस तरह अरेंज किया हुआ था। ठीक हो गया। उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको किस ब्लॉक में रखा गया है, कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पीरियड में क्या होती हैं, चेंज होती हैं, ग्रुप्स में सिमिलर रहती हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने देखी। ठीक है। इस तरह हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो थर्ड चैप्टर के अंदर सीखी और जो चौथा चैप्टर है ये टोटली थर्ड चैप्टर की बेस पे है। जब तक आप लोगों का थर्ड चैप्टर के अबाउट जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर होगा तो तभी जो है ना आप लोग ये चौथा चैप्टर कर सकेंगे। तो चलते हैं चौथे चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि एटम जो है ना वो मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल हमने पहले चैप्टर के अंदर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ी है कि मॉलिक्यूल वो होता है जो दो एटम के आपस में मिलने से बनता है। अब हमारे पास दो एटम जो हैं वो सेम एटम के भी हो सकते हैं, वो दो एटम जो है ना वो दो एटम सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और दो एटम डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो है ना वो मॉलिक्यूल बनता है। फर्ज करें फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस H2। अब H2 है, इसके अंदर दो हाइड्रोजन है और दोनों क्या है, सेम एलिमेंट हाइड्रोजन के एटम है। और अगर देखें HCl है, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, तो उसमें एक एटम हाइड्रोजन का है और दूसरा क्लोरीन का है। इसका मतलब ये है कि दोनों एटम दो डिफरेंट एलिमेंट से हैं। इस तरह हमारे पास क्या बना हुआ है, मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूल के दरमियान जो यानी मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कितनी किस्म का बॉन्ड होता है वो देखेंगे हम। ठीक है। और इनकी जो है ना शेप्स देखेंगे और ये सारी चीज़ें हम जो है ना डिटेल से देखेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये जो पूरा लेक्चर है ना हमारे पास, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ये पूरा जो लेक्चर है तो इसमें तकरीबन सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन आने की चांसेस इसमें से नहीं है, तो इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन कौन सा शॉर्ट यहाँ पे बन रहा है। ठीक हो गया। लेकिन ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। ठीक हो गया। लेट्स स्टार्ट। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये देखना है, आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आप लोग पढ़ रहे हैं, खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, यानी कि पढ़ के एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं या एक अच्छे फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके बाद अपनी लाइफ को आप रवां दवां करेंगे। तो इसका मतलब ये कि आप ज़िंदगी के अंदर क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। अभी आप लोग क्या है, स्टेबल नहीं हैं। अब लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि ज़िंदगी के अंदर हम क्या हो जाएं, कामयाब हो जाएं। इसी तरह ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होते, जो बाहर वाली शेल है वो कंप्लीट नहीं होते, वो क्या करते हैं, दूसरे एटमों के साथ इलेक्ट्रॉन उनको या दे के या इलेक्ट्रॉन ले के क्या करते हैं, या इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना देते हैं दूसरे एटम के साथ। जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इस तरह वो क्या हो जाते हैं, उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। ये हम डिटेल में देखेंगे कि वो लूज कब करेंगे, गेन कब करेंगे, ये शेयर कब करेंगे, ये डिटेल से हम देखेंगे नेक्स्ट। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि एटम इस तरह जो है ना, एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलके जो है ना बॉन्ड बनाता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पे एक और बात यह है कि एटम के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, दो एटम आपस में जुड़ते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ते हैं, ये एक मॉलिक्यूल देते हैं या फिर हमारे पास कंपाउंड बनाते हैं। ठीक हो गया। अब क्या है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन जो बाहर सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, बाहर यानी कि वैलेंस शेल वाले, जिन्हें हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोला है, एक एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो आपस में जो है ना क्या होते हैं, शेयर होते हैं, या वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं वो। ठीक है। इस तरह जो है ना बॉन्ड बनता है। समझा कि जनरल कॉन्सेप्ट कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो एटम की बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो बेसिक रूल हैं, उन रूल्स को आपने जहन में रखना है।
ठीक हो गया। ये रूल्स तभी तक अप्लाई होते हैं जब तक आप लोगों के पास तकरीबन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 8 तक हैं, या इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के पास 12, 13, 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 12, 13, 14 अटोमिक नंबर जितना है ना, पहला एक से लेके 13, 14 अटोमिक नंबर तक, ये दो रूल्स, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल, ये दो जो है ना वहाँ तक फॉलो होते हैं। उससे आगे नए रूल्स आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं वैलेंस शेल में, तो वहाँ पे रूल्स आगे फिर डिफरेंट आते जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के कोर्स में जस्ट ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल है, ठीक है, इसको आप लोगों ने डिटेल से समझना है। अब सबसे पहले है डुप्लेट रूल। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल, ठीक है। अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे समझा दूँ। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि जो के शेल होता है उसके अंदर जस्ट एक सब शेल होता है 1s, ठीक हो गया। और ये कौन सा पीरियड है? ये पीरियड 1 है, जिसके अंदर कितने एटम हैं? 2 एटम है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक हो गया। ये साथ में बेशक आप लोग अगर पीरियडिक टेबल ओपन करना चाहते हैं तो ओपन करके रख लें साथ। पहले पीरियड के अंदर 2 एटम, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, तो वो उनका कौन सा शेल है? के शेल है। और के शेल के अंदर सिर्फ एक सब शेल होता है 1s, जिसे हम बोलते हैं, चूंकि फर्स्ट पीरियड है इस वजह से हमने इसको 1s बोला है। आगे हमारे पास एल शेल है। एल शेल के अंदर हमारे पास 2 सब शेल होते हैं, एक हमारे पास s और दूसरा p। अब चूंकि एल शेल दूसरा शेल है तो इसको 2s और 2p बोल देंगे, ठीक हो गया। तो यानी कि इसके अंदर पहले शेल के अंदर 1s है और s के अंदर मैक्सिमम आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आगे एल शेल है, एल शेल के अंदर 2s और 2p है, इसका मतलब है कि 2s के अंदर आएंगे और 6 जो है ना वो 2p के अंदर आएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एल शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसको हमने बोला पीरियड 2 का नाम दिया, ठीक हो गया, ये दूसरा पीरियड है। उसके बाद हमारे पास के एल के बाद एम शेल आता है। एम शेल में हमारे पास ये एम शेल, और एम शेल में हमारे पास 3 जो है ना होते हैं एस पी डी। अब जो कोई ये तीसरा शेल है तो इस वजह से इसको 3s, 3p और 3d। ये पीरियड कौन सा होगा? पीरियड 3। बस ये पीरियड 3 तक ही करते हैं, आगे नहीं जाते। बस यहाँ से आप लोगों को जस्ट एक मेन चीज समझानी है, कॉन्सेप्ट समझाना है डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल का। अब के शेल के अंदर कितने एटम है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है वो क्या है? 1s है, ठीक है, और हीलियम का भी ये वैलेंस शेल क्या है? 1s है, ठीक हो गया। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे नहीं कर सकते। ऑक्टेट रूल में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आते हैं, डुप्लेट रूल में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि डुप्लेट रूल के अंदर अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है, और ऑक्टेट रूल के अंदर अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है एटम, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर देखें के शेल के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम है, उनके पास क्या है? एक ही शेल है, ठीक है, एक ही शेल है और एक ही वैलेंस, हमारे पास वैलेंस शेल है, ठीक है, जिसके अंदर एक ही सब शेल है 1s। अब 1s के अंदर तो बेसिकली हम डिस्कस करें कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में हाइड्रोजन के पास है ही टोटल 1 इलेक्ट्रॉन, और वही क्या है? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो उसे क्या चाहिए? उसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जब 1 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में आ जाएगा तो वो किस रूल को फॉलो करेगा? डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। डुप्लेट रूल क्या है? अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। यानी कि वैलेंस शेल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वो एटम क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। इस तरह हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल के अंदर, के शेल के अंदर, ठीक है ना। उसके अंदर मैक्सिमम के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब उसका के शेल कंप्लीट हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके, तो वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। अब आगे उसके बाद इस पहले पीरियड के अंदर ही है, एंड दूसरे नंबर पे हीलियम है, दूसरा हमारे पास जो एलिमेंट है। अब हीलियम के वैलेंस शेल में ऑलरेडी उसका भी एक ही शेल है, के शेल है, क्योंकि पहले पीरियड के अंदर है तो उसका भी के शेल है। तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑलरेडी जो क्या है हमारे पास कंप्लीट है। जब हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो वो उसका मतलब क्या है कि वो नोबल गैसेज में आता है, और नोबल गैसेज यानी कि नॉन रिएक्टिव है, वो स्टेबल है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो हीलियम किस में आता है? वो स्टेबल है, क्योंकि वो उसने डुप्लेट रूल को ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है, उसके वैलेंस शेल में है ही 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बात आती है लिथियम की, दूसरे पीरियड की, जिसके अंदर हमारे पास एल शेल है, और एल शेल में सब शेल कितने हैं?
2s और 2p, यानी कि s और p दो सब शेल हैं। अब जब लिथियम से स्टार्ट करेंगे तो लिथियम में हम बेसिकली लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। अब लिथियम का जो k शेल होगा वो इनर शेल होगा, ठीक है, और जो l शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, आउटर शेल होगा, उसका वैलेंस शेल होगा उसका। समझ आ गई ना इस चीज़ की। लिथियम के टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में है, के शेल में है, और वो क्या है, उसका इनर शेल है। अब जो लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया है वो किस शेल में है, लिथियम के वैलेंस शेल में है, एल शेल में है। ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। तो हमारे पास बेसिकली तो लिथियम के बेसिकली हमारे पास कितने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन जो उसके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो के शेल में आ गए, और एक इलेक्ट्रॉन उसका किस शेल में आ गया, वैलेंस शेल में आ गया। जब उसका एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आया तो वो किस में आया, 2s में आया ऑब्वियसली। अब आपको पता है कि एल शेल तभी स्टेबल होगा जब उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देन एल शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अब चूंकि एल शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है लिथियम के पास, तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना ऑक्टेट बोलते हैं। तो बेसिकली ऑक्टेट रूल क्या है, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अब लिथियम को 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये बहुत मुश्किल है लिथियम के लिए कि वो 7 इलेक्ट्रॉन ले। एक 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब उसके वैलेंस शेल में जगह तो है, यानी कि एल शेल के अंदर टोटल 8 आ सकते हैं, एक उसके पास है, जगह तो है 7 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन वो ले नहीं सकता क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। तो उसके लिए फिर क्या करता है, लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके डुप्लेट रूल को फॉलो कर लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, हीलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फॉलो कर लेता है। लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके जो डुप्लेट रूल है उसको फॉलो कर लेता है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास दूसरे पीरियड के अंदर बेरिलियम है दूसरे नंबर पे। अब बेरिलियम के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके के शेल में आ गए, के शेल में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, 2 उसके के में आ गए। बाकी जो 2 रह गए वो किस में आ गए, एल शेल में आ गए। अब एल शेल के अंदर उसका यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एस में आ गए। अब उसका पी अभी तक एम्प्टी है, तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि एल शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो उसे ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करेगा, यानी कि गेन नहीं करेगा। 6 इलेक्ट्रॉन भी लेना बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो वो फिर क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके डुप्लेट रूल को फॉलो कर लेगा। हीलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, सेम हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फॉलो कर लेगा। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने वैलेंस शेल वाले एल शेल वाले के शेल को जस्ट अपने यानी कि के शेल में अपने इलेक्ट्रॉन्स 2 रख के स्टेबल हो जाएगा, Be+2 की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है बोरॉन, ठीक है ना। ये दूसरे पीरियड आप लोग देखेंगे ना, दूसरी पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। तो दूसरी पीरियड में क्या है, बोरॉन। अब बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोरॉन के, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो के शेल में आ गए, समझ आ गई है। उसके बाद हमारे पास एल शेल के अंदर उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो उसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एल शेल के अंदर वैलेंस शेल जो है उसका जो। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या करेगा, उसे कितने और चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो 5 भी लेना क्या मुश्किल है, 5 गेन करने से ज़्यादा आसान है वो 3 लूज कर दे। वो 3 लूज करेगा, और जो हीलियम है ना अगेन डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा, और हीलियम की तरह जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि उसके के शेल में रह जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा Be+3 की फॉर्म में। यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Be+3 की फॉर्म में स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद बोरॉन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बन, ठीक है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। 2 के शेल के अंदर हैं और 4 एल शेल के अंदर है। अब 4 एल शेल के अंदर है। अब कार्बन जो है ना बिल्कुल दरमियान में आके खड़ा हो गया, यानी कि ऑक्टेट को फॉलो करना है ना उसने, अगर तो उसने 4 गेन करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 4 लूज करेगा तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को वो फॉलो करेगा। तो इस केस में जो है ना वो कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। लूज करने की बजाय वो क्या करता है, शेयर करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ये शेयरिंग कैसे होती है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट चल के बताऊंगा। कार्बन के बाद हमारे पास मैं सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इनको मजीद जो है ना यानी कि गौर से समझिएगा। कार्बन के बाद हमारे पास है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है ना। तो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन में से उसके 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में हो गए, बाकी उसके कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन उसके कौन से शेल में है, एल शेल में। अब 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, उसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग।
उसे 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गेन करेगा वो, बजाय इसकी कि वो 5 लूज करे। अब उसके लिए 5 लूज करना मुश्किल हो गया है, वो क्या करेगा, 3 गेन करेगा। और किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करेगा, हीलियम के बाद नियॉन है, नियॉन स्टेबल गैस है, नियॉन की जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट में लेके जो है ना नियॉन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ आ गई है, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेगा। जिस तरह ये बाकी जो है ना लूज करके हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर रहे थे ना नोबल गैस की, इस तरह नियॉन भी नोबल गैस है और स्टेबल है, उसके वैलेंस शेल में टोटल 8 पूरे ही हैं पहले से। तो यहाँ पे क्या करेगा, एल्यूमिनियम सॉरी जो हमारे पास नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, अपने आप को नियॉन की फॉर्म में स्टेबल कर लेगा। नाइट्रोजन के बाद हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हैं, 2 के शेल के अंदर आ गए, तो 6 किसके अंदर है, एल शेल के अंदर है। अब उसको क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे के शेल के अंदर, जब के एल शेल के अंदर सॉरी एल शेल के अंदर जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो अपने आप को स्टेबल कर लेगा। समझ आ गई है, और नियॉन की जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेगा। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट आता है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही है, सॉरी 9 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 किस में आ गए, के शेल में आ गए, तो बाकी 7 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 7 किस शेल में आ गए, एल शेल में आ गए, यानी कि उसका भी वैलेंस शेल एल शेल ही है। तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, अब 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन यानी गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्लोरीन के बाद नियॉन। नियॉन के ऑलरेडी है ना, नियॉन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है नियॉन के, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ गए और बाकी 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में आ गए, तो ओब्वियसली वो स्टेबल हो गया ऑलरेडी, ठीक है ना। तो जो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे हैं वो अपने वैलेंस शेल में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं, उनके वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो स्टेबल हो जाएंगे, के शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले लेंगे वो, ठीक है ना, क्योंकि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और जो एलिमेंट्स मैंने आप लोगों को नियॉन तक बताया है, ठीक है ना, नियॉन से आगे नहीं जाते, नियॉन तक ही आप लोग समझ लें तो बहुत जो है ना, ये मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को नियॉन तक समझ आ गई है कि नियॉन तक एलिमेंट कैसे डुप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये हमारे पास डुप्लेट रूल था और ऑक्टेट रूल था, ये कैसे डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं और ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, ये डिस्कशन हमारी डिटेल में चली गई है, लेकिन अगर इसको समझेंगे तो आप लोगों का जो है ना बहुत ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा है और आप लोगों को इस चीज़ की समझ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन यानी कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वो देखते हैं। नोबल गैसेज इन द पीरियोडिक टेबल हैव 2 and 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एंड दिस इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि जो नोबल गैसेज हैं उस साइड पे वो क्या है हमारे पास, बेसिकली नोबल गैसेज के वैलेंस शेल जो है ना वो कंप्लीट है। अब हीलियम है, हीलियम का वैलेंस शेल हीलियम के शेल में, तो हीलियम का के शेल कंप्लीट है, वो स्टेबल है। अगर नियॉन है, नियॉन का एल शेल कंप्लीट है, वो स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जस्ट उन्होंने 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स को बताया, हीलियम और नियॉन तक, इन्होंने भी हीलियम और नियॉन तक ही बताया, इससे आगे नहीं गया, वो नीचे नोबल गैसेज पे नहीं गया। तो कहते हैं कि ऐसी गैसेज यानी कि ये जो नोबल गैसेज हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इनके वैलेंस शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना जब आते हैं तो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, तो इसको एक स्टेबिलिटी का साइन माना जाता है, यानी कि वो एटम स्टेबल हो जाते हैं, वो मजीद रिएक्शन नहीं करते। As noble gases have their complete or filled valence shell, due to which these gases cannot lose, gain or share their valence electrons. That's why these gases are non-reactive. जब आपको पता है कि एटम के वैलेंस शेल में उसके वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाते हैं, अगर एटम का वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे, गेन करे या शेयर करे, उसको वो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, ठीक है ना। अब एक बंदे के पास इतने ज़्यादा पैसे आ गए हैं, जब उतने ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो उसे क्यों जो है ना उसे जो है ना क्या ज़रूरत पड़ी कि वो उतना ज़्यादा मुश्किल काम करे। मुश्किल काम तो वही करते हैं ना, मेहनत तो वही करते हैं जिन्हें कुछ ज़िंदगी में बनना होता है। अब जब बंदा एक दफ़ा बन जाता है तो फिर बंदा क्यों जो है ना दोबारा से मेहनत करे। बंदा कहता है कि मैं अब स्टेबल हो गया हूँ, मैं क्यों जो है ना करूँ। तो वो इस तरह जो है ना जो गैसेज हैं उनके वैलेंस जो एटम्स हैं उनके वैलेंस शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, तो वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। इसी तरह नोबल गैसेज जो है ना ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन और लूज नहीं करती, ना ही शेयर करती हैं, जिस वजह से ये गैसेज क्या है, नॉन रिएक्टिव है। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग है। व्हाट इज डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल, आप लोगों ने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है। और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सॉरी तो वाई नोबल गैसेज और नॉन रिएक्टिव, वाई नोबल गैसेज और नॉन रिएक्टिव गैसेज, ये आप लोगों का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है
Now all the next point. Now all the other elements in the periodic table except noble gases doesn't have 2 or 8 electrons in their valence shell. These atoms of the elements lose, gain or share their electrons to get the noble gases electronic configuration for stability, due to which these atoms of elements are reactive. These atoms combine with one another. This is called chemical bonding. बेसिकली ये चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इसके अंदर ये क्या बता रहा है, ये कहता है कि नोबल गैसेस के अलावा बाकी पीरियडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो वैलेंस शेल उनकी कंप्लीट नहीं है. जब उनकी वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है तो वो एलिमेंट या तो लूज़ करके, जिस तरह मैंने आपको पहले बता रहा था सोडियम लिथियम की बात, वो या अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके जो है ना अपने आप को स्टेबल करेंगे, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल करेंगे, या वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके दूसरे एटम के साथ अपने आप को स्टेबल करेंगे. जब वो दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, गेन करेंगे, शेयर करेंगे, तब उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा. ठीक है ना, एक कनेक्शन आएगा. उस कनेक्शन को, उस बॉन्ड को, उस ताल्लुक को हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं. समझ आ गई? अब केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं. अब दीज आगे नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, ये आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है. आगे नेक्स्ट है 3 वेज टू गेट नोबल गैसेज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए, किसी भी एटम को अटेन करने के लिए, लेने के लिए नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 3 चीज़ें जो है ना, वो 3 वेज हैं वो रिक्वायर है. पहला वे बाई गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर दो एटम, जिस तरह मैंने लिथियम और बेरिलियम की एग्जांपल दी है, तो लिथियम और बेरिलियम की एग्जांपल में मैंने क्या दी कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो ये क्या है कि गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देंगे, लूज कर देंगे. इफ दे आर लेस देन 3 टू अदर एटम्स. अच्छा, इफ दे आर लेस देन 3, अगर तो उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है या 3 से कम है, तो वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे. समझ आ गई है ना, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए. नेक्स्ट है बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम. या तो फिर दूसरे तरीका क्या हो सकता है कि वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लें. अब ये कब होगा, इफ वैलेंस शेल हैव 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट. अगर तो उसके वैलेंस शेल में, एल शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या 5 से ज़्यादा हैं, 6 हैं, 7 हैं, तब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लूज करने के बजाय. ठीक है ना. तो जिस तरह हमने नाइट्रोजन को देखा, ऑक्सीजन को देखा. ठीक है, आगे हमारे पास है तीसरा, बाई शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम. जब हमारे पास कार्बन की मैंने एग्जांपल आपको दी है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है एल शेल के अंदर. अब वो 4 लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ठीक है, और अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो है ना वो बॉन्ड बनाएगा. द एटम्स हैविंग लेस देन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल आर अनस्टेबल. जिन एटम्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर वैलेंस शेल की बात हो रही है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, वैलेंस शेल इनर शेल की बात नहीं हो रही. वैलेंस शेल में अगर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 2 से कम है, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो वो क्या है, अनस्टेबल होते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी ये 2 डुप्लेट रूल को और 8 ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ये, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वे एन एटम रिएक्ट्स. तो हमें कैसे पता चलता है कि एटम कैसे रिएक्ट करेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. As we know, elements are arranged in groups which indicates the position of atom in periodic table. ग्रुप्स जो बनाए गए हैं वो इसी वजह से बनाए हैं. आप लोगों को देखा है कि यहाँ पे ग्रुप 1 था. ग्रुप 1 का मतलब ये है कि उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. आगे ग्रुप 2 था, ग्रुप 2 का मतलब उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. आगे ग्रुप 3, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन. इस तरह जो है ना हमारे पास टोटल. अच्छा, एक और बात बता दूँ, पिछले चैप्टर के अंदर जो आप लोगों ने ग्रुप्स पढ़े हैं वो 18 ग्रुप्स पढ़े हैं आप लोगों ने. यहाँ पे अब 18 ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ पे टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं. ठीक हो गया. जो बाकी 10 ग्रुप्स हैं ना, वो उनको बीच में लाया गया है ट्रांजिशन मेटल की फॉर्म में, उनको अलग कर दिया गया. बेसिक जो ग्रुप है ना, वो टोटल कितने 8 ग्रुप हैं. ट्रांजिशन मेटल को बीच में से निकाल के टोटल कितने ग्रुप बनते हैं, 8 ग्रुप बनते हैं. 2 पहले वाले, ठीक है, और बाकी 6 बाद वाले. इस तरह हमारे पास जो है ना टोटल 8 ग्रुप बनते हैं. और 8 ग्रुप्स को जो है ना हमने, यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इस तरह. ग्रुप 1 जो होगा उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. ग्रुप 2 होगा, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. जो ग्रुप 3 है हमारे पास, जो ग्रुप 3 शुरू होता है ये बोरॉन से. ठीक है ना, इस साइड पे पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आप लोग देख रहे हैं. हमारे पास पी ब्लॉक जो है इसके अंदर, ये मैंने पीरियडिक टेबल शो करवाया है. तो ये हमारे पास जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में हमारे पास ये जो बोरॉन एल्यूमिनियम, ये जो हमारे पास ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप माना जाता है.
ठीक है। और जब ये तीसरा ग्रुप होगा तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे चौथा ग्रुप है, कार्बन फैमिली है, तो कार्बन का जो ग्रुप है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नाइट्रोजन की जो फैमिली है पूरा ग्रुप है उनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। आगे हमारे पास नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली आती है, ठीक है, जिन्हें हम चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की फैमिली में जो है ना हमारे उनके वैलेंस शेल, ऑक्सीजन की फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। आगे हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनके एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और आगे हमारे पास नोबल गैसेज हैं जिनके वैलेंस शेल हैं ही कंप्लीट, ठीक हो गया। तो ये जो है ना हमें पता चल जाता है कि ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक गेन करेगा, एक लूज करेगा, ठीक है, ओबियसली एक लूज करेगा, 7 गेन तो नहीं कर सकता। अब जो ग्रुप 2 है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, तो ओबियसली वो क्या करेगा, जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। आगे ग्रुप 3 है, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो बोरॉन वाली फैमिली है इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करेंगे, लूज करेंगे। हमने क्या कंडीशन पढ़ी है कि 3 से अगर कम होंगे, 3 होंगे या 3 से कम होंगे तो वो क्या करेंगे, लूज करेंगे, समझ आ गई है। उसके बाद कार्बन है, कार्बन के पास 4, कार्बन की पूरी फैमिली के जो मेंबर हैं उनके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 और 4 क्या करेंगे, अपने शेयर करेंगे, लूज नहीं करेंगे और ना ही गेन करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास कार्बन के बाद नाइट्रोजन की बारी आती है, नाइट्रोजन फैमिली की, तो उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 लूज करने की बजाय क्या करेंगे, 3 गेन करेंगे, और ठीक, उनके लिए 3 गेन करना, 3 लेना इलेक्ट्रॉन आसान है। आगे ऑक्सीजन फैमिली है, उनके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, उनके वैलेंस शेल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे, 6 लूज नहीं करेंगे। उसके बाद हेलोजन की फैमिली है, हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है पूरी फैमिली में, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करेंगे, लूज नहीं करेंगे, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। ये मैंने आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना डिटेल में बताया है, डेप्थ में जाके बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ की समझ आ गई होगी। यहाँ पे पिछले चैप्टर में हमने 18 ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हमने ना बीच में जो 10 ग्रुप थे ना डी ब्लॉक वाले, उनको भी हमने ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे डी ब्लॉक को हम ऐड नहीं कर रहे। टोटल ग्रुप्स जो ओरिजिनल ग्रुप्स हैं वो हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। ये जो डी वाले ग्रुप है ना ये फर्दर सब ग्रुप्स हैं उनके, ठीक है ना, एस और पी के सब ग्रुप्स हैं फर्दर। इस वजह से वहाँ पे तो हमने 18 ग्रुप्स बना दिए थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लेकिन यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोग देखें तो ये पहले वाला ग्रुप 1, ग्रुप 2, आगे फिर बोरान से ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरह जो है ना हमारे पास कितने ग्रुप है, 8 ग्रुप है। ये डी ब्लॉक को आपने शामिल नहीं करना। तो इस तरह ग्रुप्स का पता चल गया है कि इनके वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन गेन करेगा कौन लूज करेगा। जब हमें पता होता है कि इतने ये लूज करेगा ये गेन करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर बॉन्डिंग बनती जाती है। समझ आ गई? तो हमने कैसे पता चला कि एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये उनकी केमिकल बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए द ग्रुप नंबर इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। सबको ग्रुप 1 बोला गया, उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 बोला गया, उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बेस पे उनको ग्रुप नंबर असाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, ग्रुप 2 हैव 2, ग्रुप 3 हैव 3, ग्रुप 4 हैव 4, ग्रुप 5 हैव 5, ग्रुप 6 हैव 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 7 हैव, जिसे ग्रुप 17 भी बोला है हमने, ठीक है ना, पिछले पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वो बेसिकली ग्रुप 7 है। तो ग्रुप 7 हैव 7 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 8 हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, आप लोगों ने जो है ना इस चीज़ को समझ लिया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया है ना थारोली, तो आप लोगों के लिए अब आगे चलना जो है ना कोई मुश्किल नहीं है। जब आप लोगों को ये चीज़ें समझ आने लग जाएंगी तो आप लोग समझेंगे कि हम पे जो है ना केमिस्ट्री के दरवाजे खुलने लग गए हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ना लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो कोशिश करें इसको दूसरी दफ़ा सुनने की, ठीक है। और मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तभी समझ आएंगी जब आप लोग पीछे से सारा करके आएंगे। जब आप लोग पीछे से सारा नहीं करके आएंगे, पहले 3 चैप्टर नहीं करके आएंगे, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगेगी आपको। क्यों मुश्किल लगेगी? क्योंकि आप जब कॉलेज स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए तो आपको टीचर ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। वो जस्ट आपको ये इस तरह लिखा हुआ बता देंगे और आप लोगों को रट्टा लगवा लेंगे। और अगेन बता रहा हूँ, रट्टा तो आप लोगों को लगाना नहीं है। ये हमारा मिशन है कि रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, समझ के पढ़ना है। ये हमारा मिशन है, मेरा और आप लोगों का मिशन है कि रट्टा नहीं लगाना, जस्ट कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब तक आप लोग शुरू से पढ़ के आएंगे, ठीक हो गया। तो कोशिश करें पहले 3 चैप्टर जो है ना उनको पहले कंप्लीट करें, उसके बाद इस चीज़ पे आएँ, उसके बाद ये चीज़ समझ ना आई तो बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो है ना आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और
अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना ये मेरी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना ये समझ आए, थारोली समझ आए। अगर आप लोगों को समझ ना आई तो फिर मेरी मेहनत जो है ना वो राय कहाँ जाएगी। तो मैं जो है ना अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को जो है ना एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए आपका। ठीक हो गया। तो इस तरह अपनी दुआओं में मुझे भी याद कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।